नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। हमारे कहावत है कि भैंस अपने रंग को तो देखती नहीं है, उसका रंग कैसा है, लेकिन छाते को देखकर बड़ी उछल उछल कर भागती है भैंस जी। ये हाल है इन घमंडिया गठबंधन वालों का। मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी, केवल उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए 1 साल तक मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में नेहरू जी ने डलवा दिया था। ये क्या आजादी और लोकतंत्र की आजादी थी? किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं एक सरेआम पार्लियामेंट के हॉल में, उसमें बाहर प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं। सोनिया जी से सवाल पूछने पर 100 मुकदमे दर्ज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कर दिए, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अर्नब गोस्वामी जी को। हमारे कहावत है कि भैंस अपने रंग को तो देखती नहीं है, उसका रंग कैसा है, लेकिन छाते को देखकर बड़ी उछल उछल कर भागती है भैंस जी। ये हाल है इन घमंडिया गठबंधन वालों का। मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी, केवल उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए 1 साल तक मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में नेहरू जी ने डलवा दिया था। ये क्या आजादी और लोकतंत्र की आजादी थी? किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं एक सरेआम पार्लियामेंट के हॉल में, उसमें बाहर प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं। सोनिया जी से सवाल पूछने पर 100 मुकदमे दर्ज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कर दिए, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अर्नब गोस्वामी जी को। जहां तक प्रेस की आजादी की बात है, इस बिल के माध्यम से भी और बिलों के माध्यम से भी जो अनेकों प्रकार की बातें राजकुमार जी बोलते रहते थे, मैं दोहराना चाहता हूं उनके नाना जी का इतिहास 1951 का, नेहरू जी के बारे में, जब सरकार के बारे में वो कानून लेकर आए इस बात को लेकर कि प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट पास वो कराना चाहते थे 1951 में नेहरू साहब। वो पास तो नहीं करा पाए, लेकिन पास नहीं करा पाए तो उसके बाद मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी, केवल उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी उनके बारे में, और उसके लिखने के मात्र से ही क्रिटिसाइज करने से 1 साल तक मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में नेहरू जी ने डलवा दिया था। ये क्या आजादी और लोकतंत्र की आजादी थी? ये पूछना चाहता हूं मैं देशवासियों से। राहुल बाबा ये भी एक बार बता कर देखे। आज मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं, यही इस सदन का अपमान कर रहे कल्याण बनर्जी माने सदस्य इस सदन के, किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं एक सरेआम पार्लियामेंट के हॉल में, उसमें बाहर प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं और राजकुमार जी वीडियो फिल्म बना रहे हैं। वो माननीय उपराष्ट्रपति किसी ओबीसी समाज के बेटे का अपमान नहीं है, इस अंबेडकर जी के बने हुए संविधान उस पीठ का अपमान है जिस पर वह बैठकर वो सदन को चला रहे हैं, उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई छेड़ भी नहीं रहा, उनसे कुछ बोल भी नहीं रहा। इससे बड़ी आजादी क्या होगी? मैं पूछना चाहता हूं उन राजकुमार जी से कि ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन चला करती थी, वो मैगजीन ने केवल पार्टीशन में कुछ गलतियां हुई है, कुछ चूक हुई है, ये छपवाना चाहती थी ऑर्गेनाइजर मैगजीन, अंग्रेजी की मैगजीन, वो आरएसएस के माध्यम से चलाई जाती है। जब वो छप रही थी तो ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट बनाकर उस मैगजीन को आदेश दिए, हमारी अप्रूवल लिए बगैर एक भी शब्द इस ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपेगा। ये आदेश नेहरू जी ने उस जमाने में किए थे। इसी प्रकार से क्रॉस रोड मैगजीन 53-54 का मामला है, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। क्रॉस रोड मैगजीन का जो एडिटर है वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने उनके हित में आदेश पारित कर दिया और वो कोर्ट के आदेश के पारित करने के बाद, साहबानों जैसा मामला है, करने के बाद नेहरू जी ने संसद में उसके खिलाफ कानून बनाया लाकर कि उस मैगजीन के ऊपर रोक जारी रहनी चाहिए, इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से एडी गौरवाला टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वो एक पत्रकार थे, उन्होंने वहां पर सिविल सर्वेंट भी थे, वो उन्होंने विवेक नाम का एक कॉलम साप्ताहिक लिखा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। उन्होंने विवेक कॉलम पर, जिसमें उन्होंने नेहरू जी की कुछ पॉलिसियों को क्रिटिसाइज कर दिया, केवल जो बाहर मीडिया में इधर उधर चिल्लाते, ये आपके जो घटिया गठबंधन के लोग हैं, इन घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो कॉलम लिखने वाले उस सिविल सर्वेंट एडिटर जो एडी गौरवाला थे, उनको बैन करा दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बाद इनका कोई भी एडिटोरियल नहीं छपेगा। ये कांग्रेस के जमाने हुआ है। उसके बाद 1 हो 2 हो 4 हो, तो मैं और क्या बताऊं, सिंघम 1980 में सिंघम एकता समता, उनके जो एडिटर थे अजय मित्रा जी, गुरशरण सिंह जी,
उन दोनों को, क्योंकि वो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, उन्होंने सिंघम, एकता और समता पत्रिका के अंदर, मैगजीन के अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज सरकार को कर दिया, उनको गिरफ्तार करवा लिया नेहरू जी ने। वो गिरफ्तार करवा लिए गए थे, मैं नाम कोट कर रहा हूं, बीजी वर्गीज। उन्होंने मारुति कंपनी बनने पर एक परिवारवाद के नाम से, उस परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कॉलम हिंदुस्तान टाइम्स में लिख दिया। वो हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी किया करते थे, अगले ही दिन छपने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको नौकरी से बाहर निकलवा दिया। बीजी वर्गीज जो उसके पत्रकार हुआ करते थे हिंदुस्तान टाइम्स के। अब मैं आना चाहता हूं 2020 में, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार में अर्णब गोस्वामी जी ने मात्र महाराजा शाहिनशाह जिलाले इलाही श्रीमती सोनिया जी गांधी जी से एक सवाल पूछ लिया। सोनिया जी से सवाल पूछने पर 100 मुकदमे दर्ज अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कर दिए। उनके दफ्तर पे छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अर्णब गोस्वामी जी को। यह है प्रेस की आजादी, यह है लोकतंत्र की आजादी। पूछना चाहते हैं इनसे। अब आइए, एक बौने दुर्योधन साहब दिल्ली में महाराजा बने बैठे हैं। वो कहते थे मैं लोकतंत्र को लेकर आऊंगा, सोनिया भ्रष्ट है, सिब्बल जी भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के पंचायत है। आजकल उन्हीं की गोदी में झूल रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी से लोग जूझ रहे हैं। कहीं पर सर्दी पड़ रही है तो कहीं पर बेतहाशा बारिश हो रही है, तो किसी जगह जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में ठंड से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। दिन के समय धूप राहत देने का काम करती है और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में बढ़त देखी जा रही है। आइए बताते हैं आपको देश भर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर देखने को मिल रही है। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाने लगा है। दिल्ली में पारा गिरने से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। रात में शीतलहर चलती है। कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी बहुत कम होने लगी है। सबसे पहले बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 3 पॉइंट बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। लेकिन बीते कई दिनों से यहाँ घना कोहरा छा रहा है और इसके साथ ही प्रदूषण में भी बढ़त देखी जा सकती है। अगले कुछ दिनों दिल्ली वालों को ठंड से कुछ राहत मिलती रहेगी। बात करें यूपी की, तो यूपी में कई दिनों से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होगा। लेकिन सुबह और रात में कई इलाकों में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ेगी। उत्तराखंड में अब बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आंशिक बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, तो वहीं ऊंचे वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके साथ ही स्काईमेट के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। 23 और 24 दिसंबर को उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के आसार बने हैं। पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तरी राजस्थान और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार ठंड पड़ रही है, साथ ही कोहरे की मार पड़ रही है सो अलग। मौसम विभाग का कहना है कि आज घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आज बारिश होनी तय है, साथ ही यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो पर्यटक इन राज्यों में घूमने आए हैं, ये बर्फबारी का आनंद उठाते हुए आराम से देखे जा सकते हैं। तो वहीं कल उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है, जहां हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। और इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में बीते कुछ दिनों से हर दिन बारिश ने कहर ढा रखा है और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। पेटी केसेस में व्हेन द ओकेजन इज पास्ट, किसका मतलब क्या है? व्हेन द ओकेजन होगा क्या सर? अब आप हम चुनाव लड़ते तो जो हमारा जो पार्टी अपोजिंग रहती वो कहती कि अब इनके 25 लोगों को 50 लोगों को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लेते मेरे बूथ के एजेंट्स को, और बोल रहे व्हेन, उसमें आप लिख रहे क्या है? व्हेन द ओकेजन इज पास्ट, माने पास हो जाएगा पोलिंग के 5 बजे छोड़ देंगे। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप। याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहां पर बैठेंगे कोई और कर देगा काम आपके ऊपर। अच्छा, रेप सर, रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है?
मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया। देखिए सर, क्लॉज 6 लव जिहाद आ गया, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप। अब उसमें क्या बताना पड़ेगा? सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा? आप बताइए कि अच्छा अगर कोई ये कहेगा कि मेरा नाम कुछ नाम है, कई कुछ नाम होता है जो कॉमन नाम होता है मुसलमानों में, दीगर मज़ाहिब में, तो क्या वो सेक्शन अप्लाई होगा? ये क्या आप कर रहे हैं? अच्छा आपने अडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया, तो ये कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन जो 18-20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं इसका खिलाफ जरूर हूं मजहबी एतबार से, मगर आप क्यों उनकी ऑटोनॉमी को रोकना चाहते हैं? अच्छा सर, सेक्शन क्लॉज 1093 बीएनएस का, आपको इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज और इंटेंशन पार्ट ऑफ पर्सन फैसिलिटी कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। ये मैं 5 मिनट दीजिए सर। बीएनएस का सेडेशन पे देख लीजिए, सेडेशन को आपने दोबारा ला लिया, लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया आपने। 3 साल से 7 साल आपने सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि प्रोविजन नहीं लाया जाएगा। तो चेयरमैन सर, यहां पर हिंदी के एक बहुत मशहूर कवि का वो शेर मुझे याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त का, कि राज्य को यदि हम बना लेंगे भोग तो बनेगा वो प्रजा का रोग, फिर कहूं मैं क्यों ना उठकर हूं आज मेरा धर्म राजद्रोह। कार्ल मार्क्स ने कहा था सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। आप क्लॉज 195 1D देखिए, इट क्रिमिनलाइजेस द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जेपरडाइजिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वेग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे। सर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में बीएनएस 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की सजा थी, आपने 10 साल कर दिया। यह क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। अरे चप्पन देके बैठो तुम, प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113(4) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का, कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं?
अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। पूरे देश में कोहराम मचाने वाला कोरोना एक बार फिर से भारत में अपने नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे चुका है। कोरोना महामारी से अभी देश पूरी तरह उबर नहीं पाया था, लेकिन इसके नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश के लिए चिंता की घड़ी ला दी है। तेजी से JN1 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना भी अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम और दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े आपको बताएं तो देश में अभी एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 3,420 है। वहीं पर जान गंवाने वालों की संख्या भी अब बढ़ते हुए 5,33,332 हो गई है। जाहिर तौर पर यह आंकड़ा डराने वाला है, यह आंकड़ा परेशान करने वाला है। बीते दिन की ही बात कर ले तो 650 और 600 के आसपास के वो कोविड मरीज थे जिन्होंने देश के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 संक्रमण की पुष्टि केरल में सबसे ज्यादा हुई। केरल में स्थिति बेहद गंभीर है। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले केरल की बात करें तो 300 के आसपास कोविड मरीज हैं जिन्होंने देश की चिंता बढ़ाई हुई है। केंद्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना शुरू कर दें। अस्पतालों में या भीड़ भाड़ वाले जगहों से लौटने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बता दें कि 2 दिन पहले ही केरल से सटे कर्नाटक में भी एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था इसी संक्रमण को लेकर। अब इसलिए देश के दक्षिणी राज्यों से लेकर उत्तरी राज्य तक धीरे धीरे कोविड-19 का संक्रमण एक बार फिर से सताने लगा है। लगातार इसके नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि हो रही है, जो मामले और ज्यादा डराने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से उबरने वालों की संख्या अब बढ़ चुकी है, जो कि 4.4 करोड़ हो गई है। कोविड से नेशनल रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बीच में यानी कि पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार कमी आ रही है, क्योंकि ये अब 98.81% पहुंच गया है, जिसमें मरीजों की जो संख्या बढ़ी है वो है नए सब वेरिएंट वाले मरीज। राहत वाली बात यह है कि अभी जो डेथ रेट हम जिसे कहते हैं, जान गंवाने वालों का जो दर है, वो केवल 1.18% है। देश भर में अब तक कुल 5,33,328 लोगों की जान जा चुकी है, जो आंकड़ा हम आपको बता भी चुके हैं। वहीं पूरे देश में लगातार कई मरीज इलाज करवा रहे हैं और पूरी संभावना है, बल्कि पूरी आशंका है कि ये मरीज अपनी जान गंवा सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे ज्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने पर बचें। ऐसी जगहें जाए ही ना। और अगर किसी कारणवश जरूरी काम के लिए आपको जाना पड़ रहा है तो फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अपने हाथों को बारंबार लगातार सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा बच्चों व बुजुर्गों को ऐसी जगहों पर जाने बिल्कुल ना दें। जितना संभव हो घर से काम करने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में आपको एहतियात ही है जो बचा सकता है, इस संक्रमण पर जीत दिला सकता है। संसद की सुरक्षा में चूक और मामले को लेकर शुरू हुई सियासी तकरार, विपक्ष का सवाल और गृह मंत्री अमित शाह की मामले को लेकर चुप्पी पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते करीब 140 से ज्यादा सांसदों का निष्कासन तक हो चुका है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग से अडिग है। उसकी मांग है कि मामले पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दे। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मामले को लेकर बयान देते हुए फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और बड़ा आरोप भी लगाया है।
संजय राउत का कहना है कि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। अगर सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, विपक्ष वेल में आएगा। गृहमंत्री इस बारे में बाहर जवाब देते हैं, लेकिन सदन में आकर बात तक नहीं करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? अपोजिशन का काम है सरकार को सवाल पूछे। डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगर आप हमारे सवालों को जवाब नहीं देना चाहते तो हम खड़े रहेंगे, हम वेल में आएंगे, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये हमें डेमोक्रेसी ने दिया हुआ राइट है। मैं खुद सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके साथ काम किया है, अरुण जेटली जी के साथ काम किया है, बहुत से नेताओं के साथ मैं राज्यसभा में रहा हूं और उनकी भी काम करने की तरीका यही था। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर प्रहलाद जोशी आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। अगर आपने ये हमारे सांसदों ने, हमारे जो साथी है कांग्रेस के, उसने अगर पूछा होगा कि अमित शाह सदन में आओ और जवाब दो कि पार्लियामेंट में इस प्रकार से लोग कैसे घुस गए, ये देश के सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसमें गलत क्या है? गृह मंत्री जी को आना चाहिए था। गृह मंत्री इस बारे में बाहर बयान देते हैं और सदन में आकर बात नहीं करते। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? प्रहलाद जी को ये बात समझनी चाहिए। तो सुना आपने, संजय राउत का साफ तौर से कहना है कि अगर विपक्ष ने सवाल पूछा कि सदन में लोग कैसे घुस गए, तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए। इसमें क्या गलत है? वहीं मामले को लेकर सरकार का तर्क है कि यह मामला लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले ही बयान दे चुके हैं और वह मामले में जांच समिति का भी गठन कर चुके हैं। मामले की जांच जारी है, जिसके चलते अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। बता दें कि बीते 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने दर्शक दीर्घा से कूदकर अफरा तफरी मचा दी थी, जिसके बाद से मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। उसकी मांग है कि सरकार मामले को लेकर जवाब दे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।